अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। और इसके साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें, और ताकि जो है आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सकें, और साथ ही साथ जो है आप जो है टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड भी रहें। और अगर आप PSMU का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है नशत मलिक साहब। जी हाँ, जो कि हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, और हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें, सबसे पहले लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी सर, थोड़ी सी आपकी आवाज़ स्लो आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ आप चेक कर लें। अब आ रही है सही हाँ, आवाज़? अब सही आ रही है ना। नो, इट्स बेटर। ठीक है। सर, सबसे पहले तो कोर्स के हवाले से जो है मैं ये अनाउंस कर दूं कि जो है 15 दिसंबर से कोर्स की जो है वो बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और जो है ऑलमोस्ट जो है वो स्लॉट कंप्लीशन पर है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि वो इस कोर्स का हिस्सा बने, तो आप जल्द अज जल्द जो है वो अपनी स्लॉट को बुक करवा लें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और सीटेड सीट्स भी बहुत लिमिटेड रह गई हैं। और इस कोर्स में जो है आपको फंडामेंटली के साथ ही साथ जो है आपको टेक्निकल के हवाले से भी अवेयरनेस दी जाएगी इस कोर्स में। और जो है टाइम की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर किसी के साथ कोई जो है थोड़ा सा टाइम का भी होगा तो वो भी फ्लेक्सिबल है, वो भी जो है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। एज वी ऑल नो कि जो है एक बहुत जो है माइलस्टोन जो है PSX ने जो है वो कंप्लीट किया है। और 1 लाख इंडेक्स, जी हाँ, ये ना 40,000 पॉइंट इंडेक्स की बात है, ना 60,000 की। ये है लाख इंडेक्स की जो ये जो एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है। इसमें किसका क्रेडिट है, और क्या समझते हैं आप कि जो है इस चीज को जो है ये इकोनॉमी कितनी बूस्टअप हुई है इस चीज से? क्या ये एक इंडिकेटर है कि जी हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो चुकी है, हमारा जो पैसा है वो बहुत मजबूत हो चुका है? तो क्या है ये चीज हम जानेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं इसी बात से जो है अपना प्रोग्राम शुरू करूंगी कि जो है सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या समझते हैं आप कि ये 1 लाख इंडेक्स जो है इसकी इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसको दिया जाएगा, और क्या ये एक इंडिकेशन है हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के होने का? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। मेरे ख्याल से जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख लेवल क्रॉस किया है, तो आई थिंक इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो अ, उन कंपनीज को ही देना चाहिए जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, सारी कंपनीज। क्योंकि उन्होंने इतने टफ हालात में भी वो लोग बिजनेस करते रहे हैं, और इतने टफ हालात में भी उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। और फिर जाहिर है उसके अलावा जो है, आई थिंक उसके बाद जो सेकंड नंबर पे क्रेडिट जाएगा वो IMF को जाएगा। यानी कि लोगों का परसेप्शन IMF के बारे में शायद बुरा और नेगेटिव ही होता है। लेकिन हमारे केस में IMF शायद एक फरिश्ता बन के आया है। और आईएमएफ की टफ कंडीशंस की वजह से और आईएमएफ की टफ रिक्वायरमेंट्स की वजह से ही हमें मजबूरन अपनी इकोनॉमी को वो करना पड़ा, स्टेबलाइज। वरना जो है, हमें हिस्ट्री ने तो यही सिखाया है कि हमारी हुकूमत भी और हम लोग भी डंडे से चलने वाली कौम है। तो जब तक डंडा ना दे मिले, चाहे वो आईएमएफ का हो चाहे वो किसी और का हो, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होती। तो आई थिंक यही दो हैं मेन हमारे बिजनेसेस जो कि टफ हालात में भी उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट दिखाई है, और इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट कर रहे हैं बहुत सारे बिजनेसेस। और दूसरे नंबर पे सर, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हेलो, आ रही है अभी? जी जी जी, अब आ रही आ रही है अभी? है। जी। जी जी।
जी जी, कंटिन्यू करें। सही। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। सादत खान से मैं कहूंगी कि आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। हाँ जी जी जी, अब आ रही है क्लियर आवाज़ आपको? जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाँ मेरा इंटरनेट का क्लियर भी आ इशू, रही है जी। या इंटरनेट का भी इशू हो रहा था, अब सही हो गया। कंटिन्यू सही करें सही, प्लीज़। कोई बात नहीं जी। अहमद, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये एसएसजीसी का पूछना था कि इसकी अनाउंसमेंट भी है 5 दिसंबर को, और इसने जो है 8 से अभी 28 के अराउंड चल रहा है, और अपना रिसेंट ब्रेकआउट की तरफ भी है। तो इसका मुझे थोड़ा बता दें, इसमें फर्दर होल्डिंग की जा सकती है? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 35-40 तक जाएगा। तो मुझे काइंडली इसके बारे में थोड़ा अपडेट कर दें। और दूसरा, पीआईबीटीएल वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? काफी स्टॉक्स जो है वो चल गए हैं, ये अभी तक वहीं पे रुका हुआ है। तो ये दो मेरे शेयर्स थे, इसके बारे में थोड़ा बता दें। थैंक यू। एसएसजीसी, एसएसजीसी में क्या न्यूज़ आने वाली है, अनाउंसमेंट आने वाली है? किस किस एग्जैक्टली न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं दिसंबर में? ये 5 दिसंबर को इसकी जो है ना, क्वार्टर का या एनुअल रिजल्ट आ रहा है, इसका कोई अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अनाउंसमेंट ये है, सही है सही है रिजल्ट की सही है। अनाउंसमेंट। जी जी जी, सही है सही है सही है। मुझे लगा आप कुछ और कोई ऐसी अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं जिसका शायद हमें नहीं पता। हाँ, ऑब्वियसली ये सुई गैस कंपनीज का स्लाइटली इशू यही है कि इनका रिजल्ट जो है थोड़ा लेट पोस्ट होता है। एसएसजीसी और एसएनजीपी दोनों का ही हमेशा ये लोग एक्सटेंशन के लिए फाइल कर रहे होते हैं। देखें, फंडामेंटली जो दोनों सुई कंपनीज हैं वो, उनमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं कि गवर्नमेंट अब रेगुलरली गैस टैरिफ्स वगैरह को रिवाइज कर रही है। तो ये है कि एस एस जी सी अच्छा ही है स्लाइट। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये देखूं कि स्लाइट एस एस जी सी में और एस एन जी पी में रिस्क ये डेवलप हो रहा है कि आईएमएफ ने कैप्टिव गैस बंद करने को बोला है इंडस्ट्रीज को। तो जाहिर है कि अगर 350 जो 350 एम सी एफ डी की तकरीबन जो गैस बनती है, जो जाती है कैप्टिव गैस जनरेशन के लिए इंडस्ट्री को, तो अगर वो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जनवरी 1 से डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो वो स्लाइटली एसएचजीसी और एसएनजीपी के लिए रिस्क डेवलप ये हो सकता है कि वो लोग फिर वो गैस बेचेंगे कहाँ या उसको एलोकेट कहाँ करेंगे। वो ऑब्वियसली फिर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एलोकेट करनी पड़ेगी, और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को वो जो एलोकेट होगी वो काफ़ी हायर रेट्स के ऊपर होगी, यानी कि रेट्स बढ़ जाएंगे, तो उसमें इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने का भी रिस्क है। उसके अलावा जाहिर है कि फिर लॉसेस का और बिल कलेक्शन का भी रिस्क आ सकता है कि लेट सपोज एसएचजीसी को उतनी परसेंटेज में कलेक्शन ना मिले, क्योंकि जाहिर है जब लोगों के एकदम से बिल बढ़ जाएंगे तो फिर जाहिर है कि पेमेंट लोगों के लिए करना डिफिकल्ट हो जाता है इकट्ठे ज़्यादा अमाउंट के बिलों का, तो वो एक रिस्क हो सकता है। लेकिन आई एम श्योर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, बातें चल रही हैं इसके रिगार्डिंग भी, और कुछ ना कुछ जी, सोल्यूशन वो निकलेगा। एक्सटेंशन की बातें चल रही है। जी हाँ, जी। एक्सटेंशन की सिक्स बातें मंथ चल रही। एक्सटेंशन की। हाँ, एक्सटेंशन की। तो अगर एक्सटेंशन हो जाती है जो जिसके काफ़ी हाई चांसेस हैं, तो फिर ठीक है, इस एस एच जी सी को बिल्कुल आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, जैसे आप कह रहे हैं। और दूसरा आपने पी आई बी टी एल का बोला। पी आई बी टी एल देखें इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि अफगान कोल वालों ने अपनी ड्यूटीज कम कर दी हैं अफगान कोल के ऊपर। तो जाहिर है कि पी आई बी टी एल का जो मेन बिजनेस है से रिलेटेड है, चाहे जी, पीआईबीटीएल का जो मेन बिजनेस है वो सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, भले चाहे वो कोल की इंपोर्ट हो या वो सीमेंट की एक्सपोर्ट हो, सीमेंट और क्लिंकर की एक्सपोर्ट हो। तो जाहिर है कि अभी पावर सेक्टर की तरफ से भी डिमांड कम है, इंडस्ट्री की तरफ से भी डिमांड कम है, यानी कि सीमेंट सेक्टर की यूटिलाइजेशन भी कम है। 50% सीमेंट सेक्टर यूटिलाइजेशन भी चल रहा है। और उसके अलावा सीमेंट सेक्टर बहुत हद तक अफगान और लोकल कोल पे भी शिफ्ट हो गया है, और अभी फर्दर जाहिर है कि जब अफगान कोल की प्राइसेस नीचे आई हैं तो लोकल कोल की भी प्राइसेस उसको फॉलो करते हुए नीचे आएंगी। तो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर एक रिस्क डेवलप हो रहा है उसकी डिमांड के ऊपर, इस वजह से पीआईबीटीएल अभी नहीं चल रहा, और थोड़ा सा मतलब मुश्किल ही लग रहा है इस साल कि इसको ये चलेगा एज अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट के। बाकी फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जी। क्वेश्चन अगर है किसी। जी हसन खान, आपका थैंक यू सर। सवाल है, प्लीज अपना सवाल कीजिए। जी हसन खान, आप अपना सवाल की हारून साहब अपना सवाल कीजिए, आपका क्वेश्चन था। जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी हसन साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हसन साहब अपना सवाल कीजिए, उसके बाद हारून साहब आपका सवाल लिया जाएगा। जी हसन साहब। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था, ये इंडेक्स जो है ये अभी 1 लाख को टच कर रहा है ना, क्योंकि जो रेट्स है वो अभी वो 40,000 वाले हैं और इतने रेट्स कम है, तो ये मार्केट जो इतनी ऊपर जा रही है और रेट्स वही के वही है, और जैसे ऑटो सेक्टर है वो भी अभी नहीं चल रहा, तो ऑटो सेक्टर भी नहीं चल रहा, तो इसकी क्या वजह? ऑटो सेक्टर का ये है कि ऑटो सेक्टर ऑलरेडी कर चुका है परफॉर्म। ऐसी बात नहीं है कि ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स को देख लें, स्पेशली आपने देखा होगा कि पीएसएमसी ने कितना परफॉर्म किया था क्योंकि उसका एग्जिट हुआ था। फिर साजगार की परफॉर्मेंस देख लें, दीवान फारूक की परफॉर्मेंस देख लें, तो तो ऑटो सेक्टर ने काफ़ी परफॉर्म किया है। अभी जाहिर है जो नेक्स्ट रैली आएगी स्टॉक ऑटो सेक्टर के चलने की, वो डेफिनेटली बहुत करीब है, क्योंकि जैसे जैसे पॉलिसी रेट डिक्लाइन हो रहे हैं तो ऑटो की डिमांड बढ़ेगी। ऑलरेडी इन पिछले 2 महीने से देखा गया है कि जो ऑटो सेक्टर के लोन्स होते हैं वो उनमें इंक्रीज आ रहा है। फिर उसके अलावा अभी अभी एक इशू ये है कि स्टेट बैंक ने 3 मिलियन रुपीस का कैप लगाया हुआ है ऑटो फाइनेंसिंग के ऊपर, यानी कि 3 मिलियन या 30 लाख से ज़्यादा ऑटो फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। तो जाहिर है कि आजकल तो 30 लाख में सिर्फ एक ऑल्टो ही गाड़ी आती है। तो जैसे स्टेट बैंक ये कैप हटाएगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि स्टेट बैंक इस कैप को बढ़ा देगा, तो जैसे कैप बढ़ाएगा, पॉलिसी रेट ऑलरेडी डाउन है, तो फिर ऑटो सेक्टर की डिमांड आना शुरू होगी, और डिमांड जब आना शुरू होगी तो ऑटो सेक्टर परफॉर्म भी करेगा। तो जाहिर है कि ऐसे केस में आई थिंक साजगार, इंडू, ये ऐसे स्टॉक्स हैं इनको जिनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। फिर वो GHNL और GHNI और हीनो टाइप कंपनीज भी हैं। और फिर बाकी अगर हम वाइडर ऑटो सेक्टर में देखें तो ऑटो पार्ट्स भी आ जाते हैं। ऑटो पार्ट्स में जो है लोड्स, स्पेल, इनको भी देखा जा सकता है, स्पेशली लोड्स को। थल थल लिमिटेड ठीक है, थल थैंक यू सर। लिमिटेड भी और काफ़ी डिस्काउंट पे है, थल लिमिटेड। सही। सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सवालात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो शॉर्ट करके जो है ना करें, ताकि थोड़ा टाइम का भी इशू है। जी तौफीक साहब आप अपना सवाल कीजिए प्लीज़। मैम मेरा सवाल है ये SLGL के हवाले से कि उसका फ्यूचर आउटलुक क्या लग रही है फॉर 2-3 मंथ्स। जी SLGL के बारे में बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, और मैंने इसको अपनी जो है ना टॉप पिक और उसमें भी बहुत दफ़ा बोला है। SLGL में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही हैं, इसका फ्यूचर आउटलुक अच्छा ही है। ये सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी ये अपनी लॉजिस्टिक्स बढ़ा रहा है। उसके अलावा इसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस हैं। डिफेंस वगैरह को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, गार्ड्स और बाकी सिक्योरिटी, तो इसका फ्यूचर अच्छा ही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी अस्सलाम वालेकुम। फहद सुल्तान अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी फहद साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। हारून साहब अपना सवाल करें आप। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी। एजीपी और बीएमएल के बारे में तो बताइए। हेलो। जी AGP बिल्कुल हमारी जो है टॉप पिक्स में है AGP। और आई थिंक ये PSMU वालों ने भी AGP को आइडेंटिफाई किया है काफ़ी दफ़ा। तो AGP बिल्कुल अच्छा है। फार्मा सेक्टर एक्चुअली सारा ही लाइमलाइट में है, और जैसे जैसे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन फार्मा सेक्टर में कम हो रही है, जैसे उसने थोड़ी डीरेगुलेशन भी की है, हो सकता है फ्यूचर में और डीरेगुलेशन या पूरी मतलब काफ़ी हद तक डीरेगुलेशन फर्दर हो सकती है। तो इस लिहाज से अच्छा है, AGP अच्छा लगता है। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी अ, हारून मे- साहब। जी मेरा सवाल ये है कि अभी इंडेक्स जो है वो 1 लाख से ऊपर चला गया है, और मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, हम लोग रेगुलरली मार्केट नहीं देख सकते हैं और टाइम भी नहीं है। मैं काम करता हूँ डिविडेंड स्टॉक्स में। अब इंडेक्स ऊपर चला गया और रेट्स भी सारे डबल हो गए हुए हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ऐसे जो स्क्रिप्ट हैं जो 3 या 4 डिविडेंड दें साल में, उनमें काम किया जाए, और जो अभी ग्रोथ ओरिएंटेड हैं जिनमें भी थोड़ा सा पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लाइक, तो वो डिविडेंड भी दे रहे हैं और वो जो कैपिटल गेन भी दे सकते हैं फ्यूचर में।
सही है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसे ऑडियंस भी आई है जिसने जो है ये सवाल किया है कि हम स्टॉक लेके भूलना चाहते हैं या कम हम देख पाते हैं उन स्टॉक्स को, स्टॉक मार्केट को, स्टॉक्स को। तो डिविडेंड यील्डिंग अगर स्टॉक्स हैं तो उसमें अच्छा आपके पास अब दो ऑप्शन हैं। आप डिविडेंड यील्ड, स्टॉक्स भले ऊपर चले गए लेकिन आप डिविडेंड यील्ड को ऐसे देखें कि अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बैंक आपको रेट देगा उससे बेहतर डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ले लें, पॉल, आप एफएफसी ले लें, आप ईफर्ट ले लें, ये अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको 13-14% की डिविडेंड यील्ड देंगे। फिर बैंक्स में सर्टेन स्टॉक्स हैं, आप लेट सपोज अगर आपका बैंक की तरफ जाने का नहीं है तो लेकिन बैंक्स में भी हैं। आप इस रेट के ऊपर मीज़ान को भी देख सकते हैं क्योंकि नीचे आ गया है और उसमें जितना रिस्क है उससे ज़्यादा वो डिक्लाइन कर गया है। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सेफ भी हैं और अपसाइड भी देंगे। अभी मैंने इंडस मोटर्स और साजगार वगैरह का भी नाम लिया, तो इनको भी देख सकते हैं आप। लेकिन डिविडेंड यील्डिंग में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, पॉल और एफएफसी और ईफर्ट, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो आके आप लेके जो है छोड़ दें, जिसमें थोड़ी कैपिटल अपसाइड भी मिल जाएगी और 13-14% की डिविडेंड यील्ड भी मिल जाएगी। अच्छा, जी एक और नेक्स्ट। जी जी। आप समझते हैं कि 1 लाख पे इंडेक्स चला गया है। अब मेरा ख्याल है 90% जो लोग हैं वो यही डर में हैं, यार आज गिरा कल गिरा, आज 80 पे आ गया, 60 पे आ गया, 40 पे आ गया। तो आप इन द लॉन्ग टर्म में क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, कि ये कांस्टेंट रहेगा, लाख से ऊपर ही रहेगा, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती रहेगी, या एकदम जैसे ये लोग कह रहे हैं कि बबल है? इज इट अ बबल और इट हैज टू बी गो इन अ लॉन्ग वे? नहीं, इट इज़ नॉट अ बबल। अगर आप चीज़ों को, मतलब अगर आप बबल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो तो बबल वो होता है कि जिसमें फंडामेंटल वैल्यू चीज़ की कम हो और मार्केट उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। सही है। बबल, दुनिया में जो सबसे पहला बबल आया था वो हॉलैंड में एक आया था, ट्यूलिप बबल। उसमें ये हुआ था कि जो ट्यूलिप फ्लावर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। यानी कि एक टाइम था जब आपको हजार हजार पाउंड का एक ट्यूलिप का जो है एक गुच्छा मिल रहा था। तो उसकी फंडामेंटल वैल्यू 1000 पाउंड नहीं थी। यानी कि आजकल कोई 1000 पाउंड नहीं देगा एक एक ट्यूलिप के फूल के लिए। तो वो उसको बबल बोलते हैं। ये जो करंटली है बबल नहीं है। बबल इसलिए नहीं है क्योंकि फंडामेंटली जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है या परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है और ज़बरदस्त है। और वो इन फ्यूचर भी, इस साल तो नहीं लेकिन एक साल फॉरवर्ड या 2 साल फॉरवर्ड उसमें फर्दर ग्रोथ भी आएगी। तो बबल नहीं है। और जो मार्केट है उसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मार्केट को मैं 1,25,000 से 1,50,000 के बीच कहीं देख रहा हूँ अगले एक साल में। यानी कि 1,30,000 1,40,000 तक चली जाएगी मार्केट अगले एक साल में। सही। जी आ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी डेल, आपके सवालात हैं, काइंडली अब अपने क्वेश्चन कीजिए जी। जी थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा सर से सवाल था कि 1,30,40,000 तक या 1,50,000 तक आप मार्केट को देख रहे हैं, तो सर इसमें मुझे बता दें कौन सा सेक्टर इसमें आपको लगता है कि वो इसमें अपना क्रूशल रोल प्ले करेगा। और अगर आप इजाजत दें तो मेरे 2-3 सवाल और भी हैं, वो भी साथ ही पूछ लूं। जी जी बिल्कुल। साथ ही पूछना है, साथ ही पूछना है। अच्छा अच्छा सर, मुझे बेसिकली बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए ना कोई 2-3 इंडिकेटर्स, 4 इंडिकेटर्स बता दें जो कि, और ट्रेंड लाइंस के हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। और ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इनका आप मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जी जी। ओजी, डीसीएल, पीपीएल वगैरह बिल्कुल अच्छे हैं। और जो आप, जहाँ तक आप सेक्टर्स की बात कर रहे थे कि कौन से सेक्टर्स डिराइव करेंगे, तो सेक्टर्स डेफिनेटली यही हैं। ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है। अभी अभी बेसिकली ये कि सिक्लिकल सेक्टर तो परफॉर्म किया भी है लेकिन अभी एक नेक्स्ट रैली उसकी आनी है। ये सब डिराइव करेंगे। बैंक्स, बैंक्स वगैरह शायद थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं लेकिन बाकी ये है कि अभी बहुत ज़्यादा री रेटिंग वगैरह रहती है। पीएसओ जैसे स्टॉक्स हैं। अ, और जहाँ तक आपने फिर टारगेट वगैरह का पूछा तो पीएसओ जो है वो एटलीस्ट भी 350 के अराउंड का लगता है। अगर आपने
मेरे पहले शोज़ भी हमारे देखे हों, तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने बहुत दफ़ा पीएसओ को अपनी टॉप पिक भी दिया है। यानी कि पीएसओ जब एक 150 160 का होता था, तब भी मैं पीएसओ को बोल रहा था कि ये टॉप पिक है। और अभी देखें पीएसओ जो है, आई थिंक जो लास्ट चेक किया था मैंने, 250 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पीएसओ बल्कि सॉरी 300 के करीब पहुंच चुका है। पीएसओ का ये है कि पीएसओ 350, बाकी ओजीडीसीएल पीपीएल भी अच्छे हैं, टॉप पिक्स में से हैं हमारे और अच्छे लगते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे सादत साहब का सवाल है। सादत साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, यहाँ पे असलम आमिर का सवाल है, एमएलटी के बारे में गाइड कर दें। एमएलटी एमटीएल? सॉरी, एमएलटी एमएलटी। एमएलटी है जी, एमएलटी। ये पता नहीं, मे बी हो सकता है बाय मिस्टेक हो गई हो उनसे। एमएलटी तो आई थिंक कोई स्टॉक है नहीं स्टॉक मार्केट में। एमटीएल का ही पूछ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बात कर लेता हूँ सर, मैं जी जी जी, बात चैट कर में भेजा लीजिए। था तो। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त हमें देते हैं और आप हमें गाइड करते हैं। तो सर असल में मेरा पहला सवाल ये था कि अगर एक जैसे थोड़ा सा अर्सा हुआ मुझे स्टॉक में, तो अगर किसी बंदे के पास 100 रुपए हैं तो सर उसको कौन कौन से सेक्टर में, किन किन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? और सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि अभी हमने लास्ट सेशन में देखा कि पीपीलीपी जो देखा है उसमें जो फॉरेनर हैं और उनकी कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या चीज टॉप पिक होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया सर। फॉरेनर्स की टेक्नोलॉजी सेक्टर में बिल्कुल बाएंगे। फॉरेनर्स की टेक्नोलॉजी सेक्टर में मोस्टली सिस्टम्स में ही बाएंगे। और बिल्कुल सिस्टम्स मैं रेकमेंड करूँगा। सिस्टम्स है, उसके अलावा सिस्टम्स के अलावा जो है आप अगर अगर आप थोड़े से मतलब आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 100 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सुपर नेट को देख सकते हैं। क्योंकि सुपर नेट इन फ्यूचर जेम बोर्ड से मेन बोर्ड पे लिस्ट होगा, तो उसकी वैल्यूएशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। परफॉर्मेंस में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ ही चुकी है कि यानी कि FY24 में सुपर नेट का जो रेवेन्यूज़ हैं वो डबल हुए थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो आप उसके अलावा अगर आप देखें तो आप उसको भी देख सकते हैं, सिमेट्री एयरलिंक और ग्रुप। नेटसॉल, जी जी, एयरलिंक और नेटसॉल के एयरलिंक बिल्कुल अच्छा है। एयरलिंक बिल्कुल अच्छा है। एयरलिंक बिल्कुल अच्छा है, आपने अच्छा नाम लिया एयरलिंक। एयरलिंक को मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी टॉप पिक बता चुका हूँ। बाकी नेटसॉल में स्लाइट डेंजर ये रहता है कि इसमें ट्रेडिंग वगैरह का भी काफ़ी एलिमेंट आ जाता है। तो नेटसॉल के बजाय मैं आपको एवियन ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बल्कि सिस्टम्स के बजाय अगर आप एवियन देख लें, सुपरनेट देख लें और सिमेट्री ग्रुप को भी देख सकते हैं। ये 3-4 स्टॉक्स आप देख सकते हैं। नेटसॉल की थोड़ी प्राइस बढ़ गई है, अगर नेटसॉल आपको थोड़ी नीचे प्राइस पे मिलता है तो तब नेटसॉल को भी देख लें। ठीक है सर जी। और सर मैं वैसे एक आपको अमाउंट बताया था कि उसकी परसेंटेज मुझे बता दीजिएगा सर, कि अगर आप 100,000 कर लें या 1 मिलियन कर लें तो उसमें क्या चीजें हमारी टॉप पिक में, कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से इनमें स्टॉक होने चाहिए 6 महीने 1 साल के लिए? कौन कौन से स्टॉक्स होनी चाहिए? आप जो है अगर आप ऑटो सेक्टर में आते हैं तो आप साजगार को देख सकते हैं या इंडस को देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आते हैं तो मैंने आपको बोल दिया है, एवेंसियन को देख लें, या सुपरनेट को देख लें, या सिस्टम्स भी हो सकता है। बाकी फिर अगर हम फार्मा के अंदर आते हैं तो फार्मा में एजीपी, सर्ल, सिटी फार्मा। और फिर उसके अलावा जो है स्टील सेक्टर के अंदर आप आयशा स्टील्स को देख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे स्टील की डिमांड बढ़ेगी तो आयशा स्टील एक ऐसा है जिसने
अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। मुगल को देख सकते हैं, आयशा स्टील को देख सकते हैं। फिर उसके अलावा हाँ, ये टॉप चंद स्टॉक्स होंगे जो टॉप पिक्स होंगे। और सीमेंट में सर? सीमेंट में जो है आप मेपल लीफ और फौजी सीमेंट। सही। अच्छा सर, सादत साहब का सवाल है कि सरले और उन्होंने पूछा है IBL HL, इन दो स्टॉक के बारे में इन्होंने पूछा है कि नवंबर में तो इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अब दिसंबर के हवाले से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट 30% ऑफ गेन इन बोथ स्टॉक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए मे बी जो है एक महीने के अंदर 30% की परफॉर्मेंस आना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा व्यू है तो बिल्कुल आप इसको दे सकते हैं। दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि एक पूरी स्टॉक मार्केट जो है वो 35 to 40% परफॉर्म करेगी अगले एक साल में, तो एक महीने में किसी स्टॉक का 30% परफॉर्म कर जाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली कंसिडरिंग कि वो ऑलरेडी 30% परफॉर्म कर चुका है। क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे बेस बढ़ जाती है तो फर्दर परफॉर्मेंस आना डिफिकल्ट हो जाता है। 0 से 30 जाना तो ईजी होता है, लेकिन 30 से 60 जाना डिफिकल्ट होता है। तो ये है कि एक महीने में तो नहीं, लेकिन ये कि अच्छे स्टॉक्स हैं। सही। Sir, I have a जी जी। question. What is your take on Hub Power after IPPs and BYD? So where do you see it? जी, हब पावर का ये है कि देखें जिस रेट के ऊपर अभी मिल रहा है, इस रेट के ऊपर तो डेफिनेटली हब पावर अच्छा है। क्योंकि हाँ ठीक है कि इसकी जो डिविडेंड और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आएगा इस गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से। लेकिन ये है कि फ्यूचर में ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि हबको ऐसी कंपनी है जो कि री इन्वेस्टमेंट करती है किसी ना किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी चीज़ में। मे बी ये किसी रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट की तरफ से जा सकते हैं, ये मेरे गैसेज हैं बिल्कुल। बाकी है कि BYD की बातें तो चल ही रही हैं। BYD का लेकिन स्लाइटली इशू ये है कि वो थोड़ा सा डिले के ऊपर है, यानी कि उसमें टाइम लगेगा। BYD को अपनी मार्केट डेवलप करने में टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक कार्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो अभी पाकिस्तान में उस तरह से चल नहीं सकती, क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये है कि फ्यूचर तो यही है। और अगर कोई कंपनी BYD की गाड़ियां ला रही है, BYD जो कि दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है अलोंग साइड टेस्ला, तो अगर तो फ्यूचर तो अच्छा है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके आपको लेना पड़ेगा। इसकी बैलेंस शीट देखकर आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि ये डिविडेंड पॉलिसी कंटिन्यू करेगा या डिसकंटिन्यू हो जाएगी यहाँ से? देखें डिविडेंड के ऊपर ना थोड़ा प्रेशर आ सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जाहिर है कि जब अगर ये लोग नए नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं और ऑलरेडी इनका एक प्रोजेक्ट कम हो चुका है जिससे डिविडेंड आता था गवर्नमेंट की तरफ से, तो जाहिर है कि एक एक अमाउंट है जो कम आ रही है, और फिर इन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जाहिर है कि डिविडेंड कम हो सकता है। बिल्कुल नियर टर्म में, स्पेशली अगले 1-2 साल डिविडेंड कम हो सकता है। मतलब तो एक तो आप कहते हैं कि इससे निकल के PPL और OGTC मारी वगैरह में चले जाना चाहिए या नहीं, इसको होल्ड करना चाहिए? अगर आपको शॉर्ट टर्म में डिविडेंड चाहिए तो बिल्कुल कर देना चाहिए, स्विच कर देना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में डिविडेंड एक तो कम मिलेगा, और हो सकता है कि ना भी मिले। मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी ना, तो उसका कैश तो इन्वेस्टमेंट में लग रहा होगा। तो ऐसे केस में आप OGDCL, बल्कि डिविडेंड के लिए ज़्यादा पाकिस्तान ऑयल फील्ड बेहतर है। ऑल में शिफ्ट हो सकते हैं, FFC में शिफ्ट हो सकते हैं, EFERT में शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने एक और साहब को भी बताया यहाँ पे। सही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बस 3 मिनट रह गए हैं, जरा जी, शॉर्ट सा सवाल कीजिए। और सर मैं भी कहूँगी ये मैंने पूछना था पेस के बारे में, पूछना था कि उसकी जो अर्निंग पिछले साल आई है तकरीबन ₹2 प्लस आई है, लेकिन रेट उसका जो है वो अभी 6-6.5 रुपये पे। तो उसको क्या देख रहे हैं फ्यूचर में आप, कोई 3-4 माह के बाद, 6 माह के बाद?
जी, पेस का यही है कि जो रियल एस्टेट की ग्रोथ तो एक कांस्टेंट ही होती है। हाँ, ये है कि कंपनी को रीवैल्यूएशन वगैरह का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अ, इसने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट भी की थी एक प्रोजेक्ट की, जिसमें इसको फ़ायदा हो सकता है। तो आई थिंक बिल्कुल पेस में परफॉर्मेंस आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। राइट। अच्छा सर, अब जो है बिल्कुल टाइम एंड हो गया है, 1 मिनट है आपके पास, और बस मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस इंडेक्स के बाद जो है मार्केट को आप कहाँ देखते हैं? ये भी एक माइंड में है इन्वेस्टर्स के कि इस वक्त हो सकता है एक बहुत मेजर करेक्शन आ जाए, तो थोड़ा सा काम भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं। एक तो थोड़ा सा इसके हवाले से क्विकली बता दें, और टॉपिक्स। देखें, अगर जो है अगर पॉलिटिकली हालात कुछ ख़राब हो जाएं तो करेक्शन या क्रैश आ सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा अभी मुश्किल ही लग रहा है। तो डेफिनेटली अगर क्रैश आता भी है, लेट्स सपोज, तो क्रैश को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लें, जिस तरह लास्ट टाइम हुआ कि मार्केट जो है वो 99,000 से 95,000 पे क्रैश कर गई, लेकिन नेक्स्ट डे ही रिकवर कर गई। हम्म। तो ये है कि बिल्कुल ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी लें। बाकी है कि टॉप पिक्स में अगर हम देखें तो जूबली जनरल मेरी एक टॉपिक होगी, क्योंकि आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर एक है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, और जो स्पेशली जनरल इंश्योरेंस है जिसमें स्पेशली जूबली आता है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी जैसे जैसे इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, और बहुत सस्ते मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।